हाँ, हम लोग लास्ट क्लास में बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे थे नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम बताए थे और आगे पढ़ना है बर्नौलीज थ्योरम। बात नहीं करो, इधर देखो। तो बर्नौली का थ्योरम क्या है कि जैसे किसी भी पाइप में, ध्यान से समझो, अगर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो है, फ्लो कैसा है? इस तरह का लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है। यहां पर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है और यहां पर हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है, ऐसा मान लिए। यहां पर लिक्विड का एक एलिमेंट लेते हैं, जिसका मास डेल्टा m है। तो ये डेल्टा m एलिमेंट का लेंथ यहां पर डेल्टा x1 है। तो यहां पर यही डेल्टा m एलिमेंट जब यहां पहुंचेगा तो इसका लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा? मान लो जो मास यहां पर डेल्टा x1 डिस्टेंस में था, यहां पर वो डेल्टा x2 डिस्टेंस में आ जाएगा। यही है ना। सपोज करिए यहां का प्रेशर जो है, इस पॉइंट का प्रेशर है P, तो यहां पर फोर्स लगेगा P1A1 और यहां पर फोर्स लगेगा P2A2, अपोज करेगा P2A2। अगर हम लोग ध्यान दें तो P2A2 ऐसे लग रहा है ना, उल्टा, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग निकालते हैं कि यहां पर इसको, इस डेल्टा m एलिमेंट को यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा प्रेशर को, क्योंकि धक्का कौन दे रहा है? प्रेशर दे रहा है। अच्छा, इसको हम लोग रिफरेंस लाइन मान लिए। ये एक रिफरेंस लाइन है जहां से हाइट मेजर करेंगे। यहां से अभी डेल्टा m एलिमेंट का जो हाइट है वो है h1, और जब यही यहां पहुंच गया तो इसका हाइट हो गया h2 हाइट हो गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या हो गया? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। देखो, बराबर क्या लिखेंगे? W प्रेशर का वर्क डन, ये बराबर हो गया P1A1 इंटू डेल्टा x1। बोलो, यहां का इस डेल्टा m मास को कितना डिस्प्लेस किया? डेल्टा x1, क्योंकि इतना दूर में डेल्टा m मास है। तो यहां वाला एलिमेंट जब ये यहां जाएगा तो ये वाला एलिमेंट फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाता जाएगा। बीच में कोई प्रेशर का वर्क नहीं हो रहा है। क्यों बीच में? क्योंकि बीच में जितना इधर से लग रहा है इधर से भी लग रहा है, हर जगह कैंसिल आउट होता जाएगा। तो पाइप के दोनों एंड पर, मतलब इधर का जो प्रेशर है और इधर का जो प्रेशर है, वही ना बाहरी फोर्स है जो कि इसको धक्का दे रहा है और यहां पर अपोज कर रहा है। तो P1A1 डेल्टा x1 और यहां पर क्या हो जाएगा? P2A2 डेल्टा x2। सही है। नेट वर्क डन प्रेशर के कारण इतना ही हुआ, इस एलिमेंट को यहां से यहां तक ले जाने में। सही है। अब देखो, वर्क डन बाई mg, mg कितना वर्क किया?
यहां पर ये डेल्टा एम मास का हाइट है H1 और जब यहां चला गया तो हाइट कितना हो गया H2, तो कितना हो गया डेल्टा एम जी H2 माइनस H1 लेकिन साइन नेगेटिव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि mg नीचे लग रहा है और हाइट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, नहीं और तो कोई फोर्स है नहीं यहां पर mg और प्रेशर के अलावा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय mg बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सही है? अब देखो प्रेशर का वर्क डन कितना हुआ, इसको अब नीचे लिख रहा है, समझ रहे हो? यहां लिख रहा है P1A1 डेल्टा X1, P2A2 डेल्टा X2 माइनस डेल्टा mg H2 माइनस H1 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर, हाफ डेल्टा m फाइनल जब यहां पे है, अब माइनस इनिशियल क्या, हाफ डेल्टा m V1 स्क्वायर, यही होगा। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला लगा दिए। यहां पर A1 क्या था ये सब लिख लो। यहां पर A1 जो था, इस एंड को A मानते हैं और इस एंड को B मानते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट एंड A, और A2 हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट एंड B। नोट करो। है ना, लिखो इसको, दिख रहा है? तब तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। इधर एक लिखिए, देख लो ना फिर यहां पर A1 डेल्टा X1, सुनो A1 डेल्टा X1 यहां का वॉल्यूम, तो जितना वॉल्यूम यहां ऑक्युपाई करेगा, जितना वॉल्यूम यहां ऑक्युपाई करेगा उतना ही वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे एज लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, यानी A1 डेल्टा X1 बराबर A2 डेल्टा X2 बराबर डेल्टा V। सही है ना? जितना वॉल्यूम यहां ऑक्युपाई किया उतना ही वॉल्यूम। अब देखो, यानी P1 इसको हम लोग लिखे थे ना इक्वेशन 1। अब देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V माइनस डेल्टा m G H2 माइनस डेल्टा m G H2 माइनस H1 बराबर हाफ रो, सॉरी हाफ डेल्टा m ना, हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर, क्या लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा m
V1 स्क्वायर। ठीक है, लिखो। देखिए, तो सिचुएशन ये है कि P1 सब में डेल्टा V से भाग दे रहे हैं, तो P1 माइनस P2 माइनस डेल्टा M अपॉन डेल्टा V GH2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ डेल्टा M बाई डेल्टा V V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M बाई डेल्टा V V1 स्क्वायर। ये है, सब में डेल्टा V से डिवाइड कर दिए, तो यहां तो डेल्टा V कट गया, बाकी में डिवाइड हो गया। सिचुएशन ये आया कि P1 आप जितना 2 वाला टर्म उसको एक तरफ करो, P1 यहां बचा डेल्टा M बाई डेल्टा V, कितना रो डेंसिटी, माइनस माइनस देखो ये प्लस हो गया H1 वाला टर्म, इधर भी माइनस ये भी माइनस, कितना हो गया रो GH1, और इसको इधर ले आओ प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, एक तरफ कर लिए और दूसरे तरफ P2 को ले जाइए, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नहीं आ गया? यानी इससे ये पता चला हम फिर से लिख रहे हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, दैट इज P प्लस। इसका मतलब क्या हुआ, किसी इंस्टेंट ये तीनों का सम हर जगह बराबर होगा, ये ना कह रहा है जितना एक एंड पर है उतना ही दूसरे एंड पर है। इसका मतलब हुआ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर अब प्लस रो GH, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम को एक बार एक्सप्लेन करें, क्या है बर्नौली थ्योरम, कि किसी स्ट्रीम लाइन फ्लो में, जहां पर फ्लो क्या है, स्ट्रीम लाइन है और आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब इनकॉम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। उस केस में किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा। माने हर एक क्रॉस सेक्शन पे के पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी फ्लो क्या हो रहा होगा, सेम एनर्जी फ्लो कर रहा होगा। यानी एक एंड पे जितना एनर्जी फ्लो कर रहा है उतना ही दूसरा एंड पे टोटल एनर्जी फ्लो कर रहा है। टोटल एनर्जी मतलब क्या, प्रेशर का एनर्जी, प्रेशर वर्क किया तो एनर्जी हुआ ना, तो प्रेशर के कारण एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, लिखो इसी बात को। वॉल्यूम से भाग दिए मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुआ, ये सब में क्या किए हैं, वॉल्यूम से सब में भाग दिए ना। प्रेशर वाले टर्म में भी वॉल्यूम से भाग दिए, सब में वॉल्यूम से भाग दे दिए, मतलब हो गया ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को हम लोग बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन नीचे लिखेंगे। So Bernoulli theorem states in a streamline flow of ideal fluid. So Bernoulli theorem states in a streamline flow of ideal fluids,
ठीक है ना। आइडियल फ्लूइड, the flow of energy per unit volume, the flow of energy per unit volume at every cross section are same, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। तो कहीं भी बर्नौली थ्योरम लगाना है, प्रेशर वहां का वेलोसिटी पता रहेगा तो हाफ रो वी स्क्वायर, रिफरेंस लेवल से उस पॉइंट का हाइट पता रहेगा तो रो जी एच, ये तीनों का सम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। यही अपना बर्नौली थ्योरम है। अब इस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। बॉलर जब बॉलिंग करता है, गेंद हवा में स्पिन हो जाता है। क्यों स्पिन हो जाता है? हवा में गेंद स्पिन क्यों हो जाता है? हवा के कारण हो जाता है। तो कोई फेंकेगा स्पिन हो जाएगा, तुम भी फेंकोगे स्पिन कर जाएगा। तो फिर स्पिन बॉलर का अलग क्वालिटी क्यों हुआ? जब हवा के कारण होना है तो कोई वो फेंके, हम भी फेंकेंगे स्पिन करेगा। स्टाइल ऑफ थ्रो से होता है ना। तो एक साइड रफ और एक साइड शाइनी करने का बॉल अलाउड है? नहीं, हो जाता है कभी कभार। कैसा नया बॉल में नहीं स्पिन होता है? एकदम नया बॉल लेके आया, स्पिन बॉलर करता है कि नहीं करता है? ये सब कहीं से लॉजिक सीख लिया है, जो कमेंटेटर बोलते रहता है वही वाला बात, और वही चेप दिया हमको यार। ये सब उससे थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बॉलर जब गेंद को फेंकता है ना तो घुमाते हुए फेंकता है। ऐसा वो हाथ को कुछ करता है, जो भी उसका स्टाइल ऑफ थ्रो है ना। तो उससे क्या होता है कि बॉल के इधर का और इधर का वेलोसिटी देखो डिफरेंट हो गया। समझो बात को, अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग कर दिया। माने बॉल ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है। कैसे ट्रांसलेशनल मोशन बताए? अगर बॉल ट्रांसलेट करता केवल तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता। अब उसको ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी दे दिया। ऐसे कुछ फेंकता है कोई बॉलर तो उसको ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी दे दिया, तो अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी हो गया अलग। अब क्या है, मान लीजिए यहां जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी अलग है, यहां जो एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी अलग है। अब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर एक ही लेवल पे अगर है तो H1 H2 कट जाएगा। जैसे पाइप अगर एक ही लेवल पे होता तो रिफरेंस लेवल से जितना H1 होता उतना ही H2 होता, तो रो जी H1 रो जी H2 क्या होता, कट जाता। तो उस केस में P1 हाफ रो V1 स्क्वायर अब प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। वेलोसिटी बदल देंगे तो प्रेशर भी बदल जाएगा, तो दोनों तरफ का प्रेशर बदल गया। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण टॉर्क आएगा, टॉर्क आके क्या करेगा, बॉल को टर्न कर देगा। ठीक है ना। इसलिए वो बॉल को आप जब रिप्ले में देखते हैं तो बॉल एकदम घूमता रहता है। नहीं, वो घूमने से क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो गया। तो रोटेशन में हम लोग पढ़े भी अभी हैं डिफिनीशन में कि रोटेट कर रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। वेलोसिटी बदलेगा तो प्रेशर भी बदल जाएगा, बर्नौली थ्योरम कह रहा है। और प्रेशर बदल जाएगा तो नेट फोर्स आएगा, नेट टॉर्क आएगा और बॉल को टर्न कर देगा। और हवा में ही बॉल टर्न कर जाता है। बॉल को जमीन पे गिरने की जरूरत नहीं टर्न करने के लिए, हवा में ही टर्न कराता है बॉल को। इसी को स्पिन बॉलिंग बोलते हैं। और ये इसको हम लोग बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। लिखो, तब मैंने ये तो एक उदाहरण हुआ, बाकी बहुत सारा यूज है बर्नौली थ्योरम का जिस पर हम लोग बात करते हैं। इवन प्लेन जो हवा में घूमता है उसमें भी बर्नौली थ्योरम है। एयर विंग्स पे अलग अलग प्रेशर लाना पड़ता है। दोनों विंग्स पे अलग अलग प्रेशर लाने के लिए क्या करेंगे, उसका वेलोसिटी अलग करना होता है। तो अलग वेलोसिटी होगा तो अलग प्रेशर होगा, और अलग प्रेशर होगा तो वो नेट टॉर्क आएगा और वो घूम जाएगा। ठीक है ना।
जमीन पर किसी को घुमाने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है। अरे फ्रिक्शन, तुम हवा में घुमा दोगे किसी को? एक गाड़ी को हवा में लटका दिए और स्टीयरिंग घुमाओगे तो चक्का घूम जाएगा, लेकिन गाड़ी थोड़ी ना घूमेगा। गाड़ी को कौन घुमाएगा? फ्रिक्शन। तो जैसे जमीन पर गाड़ी को फ्रिक्शन घुमाता है, वैसे ही हवा में प्रेशर डिफरेंस घुमाता है। तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बर्नौली थ्योरम। तो प्लेन कैसे हवा में घूम गया, गेंद कैसे हवा में घूम गया, ये सब हम लोग बर्नौली थ्योरम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहां जो सवाल जिस पर आएगा मेनली उसको हम बात करें तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर क्या होता है? तो वेंचुरी मीटर बेसिकली इसका काम है फ्लूइड जब पाइप में फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड का वेलोसिटी निकालना। वेंचुरी मीटर के हेल्प से फ्लोइंग फ्लूइड का किसी गिवन क्रॉस सेक्शन पे क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। तो लिखेंगे इस बात को, इट इज यूज्ड टू फाइंड द velocity of flowing fluids at a given cross section तो देखिए इस बात को ऐसे समझा जाए, एक वेंचुरी मीटर है, इसको क्या किए एक पतला सा ट्यूब लगा हुआ है यहां पर, ऐसा कुछ एक ट्यूब है ना, क्रॉस सेक्शन यहां अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, ऐसा कुछ बना दिए। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना। जिस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी निकालना है उसी क्रॉस सेक्शन पे एक ट्यूब लगा दिया ऐसे। यहां पर वेलोसिटी जो है v1 है, तो एक ट्यूब लगा दिए, हर जगह का वेलोसिटी v1 हो गया। यहां पर इस क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी v2 है, सही है ना, फ्लूइड का। अब ऊपर में ये ट्यूब इसलिए लगा हुआ है कि इसमें ये वाटर, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर यहां पे राइज कर गया मान लो y1 हाइट तक, और यहां पर वाटर राइज कर गया y2 हाइट तक। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, गिवन ए सिचुएशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रॉम बर्नौली थ्योरम। एज पाइप इज हॉरिजॉन्टल, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ये टर्म कट गया ना। अरे पाइप हॉरिजॉन्टल है तो रो जी H, यहां भी हाइट H होगा, ऐसे एक H ही लिख लो का है, दोनों जगह हाइट सेम होगा, ये कट गया। यानी जहां भी पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा बर्नौली थ्योरम क्या लिखेंगे? दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो
V2²। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ये इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां ये इधर लिखते हैं, P1 क्या हुआ, यहां का प्रेशर। अब ये मत सोचना कि ये और ये पॉइंट का प्रेशर में डिफरेंस है, ये नैरो ट्यूब है, बहुत पतला ट्यूब है। ये हम इतना मैग्नीफाइड करके दिखाने के लिए तुमको बना इतना मोटा पाइप, लेकिन ये क्या है, एकदम नेग्लिजिबल है। तो ये हर जगह का प्रेशर ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। कितना के बराबर होगा, जितना हाइट तक यहां राइज किया है। तो P1 के जगह पे क्या लिखेंगे, P0 प्लस रो जी Y1। सही है, चूंकि Y1 हाइट तक इस ट्यूब में वाटर चढ़ा है, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1² इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी Y2 प्लस हाफ रो V2²। यहां का भी हो गया। P0 तो देखो कट ही गया और रो सब में कट ही गया, तो 2G Y1 माइनस Y2 बराबर V2² माइनस V1²। यही ना, देख लो ध्यान से। सही, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब V1 V2 में एक इक्वेशन आ चुका है। अरे Y1 Y2 तो हमको पता ही है यहां पे। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों को सॉल्व करिए। हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से V1 V2 निकल जाएगा। भाई यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 होगा, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 होगा। तो अपने को एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, दोनों सॉल्व करिए, V1 V2 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग फ्लूइड का वेलोसिटी इसके हेल्प से निकालते हैं। इसी का एक और वेंचुरीमीटर का एक और टाइप है, यू ट्यूब वेंचुरीमीटर। इसी में लिखेंगे यू ट्यूब वेंचुरीमीटर। यू ट्यूब वेंचुरी मीटर, यू ट्यूब वेंचुरी मीटर। इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है। फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, यहां पर यू ट्यूब लगा हुआ है एक ऐसा, और इसमें क्या है ना कि मरकरी भरा हुआ है, यहां पर मरकरी भरा हुआ है, ऐसा कुछ मान लो, यहां तक मरकरी भर दिए। ये मरकरी इधर है ना, Hg, और दोनों ट्यूब में Hg का हाइट का जो डिफरेंस है वो डेल्टा H। ये डेल्टा H तो अपने को पता लग जाएगा कि U ट्यूब में मरकरी के हाइट का डिफरेंस क्या है। डेल्टा H हम लिख रहे हैं, डेल्टा H है डिफरेंस इन हाइट ऑफ मरकरी in
यू ट्यूब, सही है। और मान लो इसमें पानी है, यहां पर प्रेशर है, सॉरी यहां पर वेलोसिटी है v1 और यहां पर वेलोसिटी है v2। तो बचे खाली जगह में क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर वाटर आ गया कुछ H0 मान लेते हैं, कितना, तो H0 प्लस डेल्टा एच, तो यहां हो जाएगा H0 प्लस डेल्टा एच। ये मतलब ये मत समझना कि यहां का लेवल इसके सामने है, ये सब मत सोचोगे। ये मोटाई और ये मोटाई ऑलमोस्ट सेम है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है यहां का और यहां में, समझ गया ना। अब हम लिख रहे हैं इसी बात को, तो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम यहीं से शुरू करते हैं ना, यहां से। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, सही है। ध्यान दीजिएगा, यहां का प्रेशर P1 है मान लो, और यहां का प्रेशर P2 है, ठीक, कोई बात नहीं है। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब देखो P1 माइनस P2 निकाल देंगे तो एक इक्वेशन V2 V1 में आ जाएगा। उसके लिए क्या हम कह सकते हैं, क्या ये A है और ये B है, हम ये बोल सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मानो। चलो, ऑल्सो PA बराबर PB लिख सकते हैं कि नहीं। A पर का प्रेशर बताओ, यानी P1 प्लस रो जी H0 प्लस डेल्टा H। यहां का प्रेशर A पर कितना प्रेशर हुआ, यहां तक P1 प्रेशर था, तो P1 प्लस ये वाला हाइट के कारण ये वाला हाइट कितना है H0 प्लस डेल्टा H, तो रो जी H0 प्लस डेल्टा H। यहां का प्रेशर हो गया A का। अब B का प्रेशर बताओ, P2 प्लस, चूंकि ऊपर में P2 है, फिर रो जी H0 अब प्लस रो मरकरी G इंटू डेल्टा H। बोलो, अरे इतना दूर का अलग से, ये वाला टर्म कट गया कि नहीं कट गया, बोलिए। तो P1 माइनस P2 नहीं आ गया, P1 माइनस P2 कितना आ गया, रो G को कॉमन करो, रो HG अब माइनस रो G डेल्टा H। बोलो, अरे ये हुआ, यहां सॉल्व कर दिए P1 माइनस P2 को, ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखो आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड P1 माइनस P2 का वैल्यू पुट करो, रो HG माइनस रो G डेल्टा H बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो 2 इंटू रो HG बाई रो माइनस 1 G डेल्टा H। ये आया कि नहीं आया, ये इक्वेशन 3 है। और ऑल्सो यहां पर फिर लिख रहे हैं, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर A2 V2, ये चौथा इक्वेशन हुआ। तो 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, V2 और V1 निकाल लेंगे, है ना। तो U-ट्यूब वेंचुरीमीटर भी हुआ, और एक हम लोग सिंपल वेंचुरीमीटर पढ़े। तो जब सिंपल वेंचुरीमीटर था ही, तो ऐसा बनाने का क्या जरूरत था। तो इससे जो मेजरमेंट है वो ज्यादा एक्यूरेट आता
समझ गए ना, क्योंकि मरकरी अंदर क्लोज है ना, मरकरी का जो डिफरेंस है उससे हमको दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस पता लग जाता है। सर उस रेंज में कुछ नहीं रहता है अंदर। क्या लगा है? जैसे इसमें मरकरी तो उसमें कुछ नहीं। उसमें जो लिक्विड है वही है, सेम लिक्विड है। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर राइज कर जाएगा वहां पे थोड़ा, चूंकि वहां के प्रेशर के कारण। बाकी जगह नहीं, राइज तो हर जगह करना चाहता होगा, लेकिन जहां होल करके पाइप लगाएगा वहीं निकलने का जगह है उसको, तो कितना राइज करता है इससे वहां का प्रेशर पता लग जाएगा। अब इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यही लगाना है। सबके पास पैकेज है, निकालो। पैकेज है ना जी, फ्लूइड का निकालो तो। DPP 5 अब बनेगा आसानी से। इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, शायद इसमें नहीं है लेकिन कोई नहीं है। एक क्वेश्चन है लेकिन उतना बढ़िया नहीं है जैसा हम चाह रहे थे देना। एक यूरोडोब का सवाल है इसमें तो था लेकिन थोड़ा उतना, और एक बार आईडी पूछ चुका है तो वही सवाल करार दे रहे थे। छोड़ना, हम दे रहे हैं ऐसे ही, मेरे पास वही टैब था तो आज देखो मिटा दे। ये हो चुका है ना। एक क्वेश्चन लिखो, एक कंटेनर है, एक कंटेनर में हम क्या किए कि एक ट्यूब लगा दिए, ऐसा यूनिफॉर्म ट्यूब है, एल शेप का। पानी भरा हुआ है यहां पर, और यहां पर ट्यूब में जो वाटर इंटर कर रहा है इसका वेलोसिटी v है। कितने वेलोसिटी से घुसा इसमें? v वेलोसिटी से। तो सवाल है कितने मैक्सिमम हाइट तक पानी जो है राइज करेगा पाइप से निकलने के बाद। ठीक है, पता नहीं उसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, लेकिन पाइपे में कह रहा है कितने हाइट तक जाएगा। ये हाइट हमको h दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है लिखो। ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड पाइप, ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड पाइप, uniform L-shaped pipe is dipped inside water such that water is entering into the tube with a velocity v। ठीक है ना। up to what height above the water level will the water rises। किस हाइट तक पानी राइज करेगा इसके ऊपर, है ना, इस लेवल के ऊपर कहां तक जाएगा। बनाओ। पहले यह बताना है कि इसके बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा पानी। अगर v वेलोसिटी से यहां इंटर किया तो इसके बाहर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? है, निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों? यहां पर v वेलोसिटी से इन किया, मतलब इन किया उसका वेलोसिटी v है, ठीक है ना। इंटर किया v वेलोसिटी से, इंटर कर गया। तो जब ये इंटर किया v वेलोसिटी से, तो यहां तक इसका वेलोसिटी v ही रहेगा। क्यों नहीं जाएगा यार? यूनिफॉर्म ट्यूब है, a इंटू वी कांस्टेंट होता है,
तो जब एरिया कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा ना। तो पाइप के अंदर हर जगह वेलोसिटी v रहेगा, पाइप के अंदर हर जगह वेलोसिटी v ही रहेगा। तो ये पाइप चाहे कहीं तक ले जाओ, कितनों हाइट तक ले जाओ, कोई मतलब नहीं है, पानी पाइप में फ्लो करता ही रहेगा। पाइप के बाहर जाने के बाद क्या होगा अलग बात है, लेकिन जब तक वो पाइप के अंदर है उसका वेलोसिटी क्या है, v ही है। तो हम लिखेंगे यहां पर एज पाइप इज यूनिफॉर्म सो velocity of water, so velocity of water inside pipe remains same। अब सुन लीजिए, अब इसके यहां तक तो पानी जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकल गया, तो यहां का वेलोसिटी हम v डैश मान लेते हैं। जस्ट बाहर चला गया, जस्ट बाहर, अंदर तक v रहेगा, जस्ट बाहर जाएगा तो बदल जाएगा। क्या करेंगे, अब ये हाइट नहीं मालूम है तो इस हाइट को हम लोग h डैश मान लेते हैं और v डैश निकाल लेते हैं। क्या, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम। फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम इस एंड को m मानते हैं और इस एंड को n मानते हैं। फ्रॉम m टू n, m टू n, m से n तक के बीच में बात कर रहे हैं। यहां पर देखो, इसी को अगर हम रिफरेंस भी मान लें, इसी हाइट को रिफरेंस या इस हाइट को रिफरेंस मानो ना, चलो रिफरेंस लेवल ये है, इसको हम क्या मान लिए थे, रिफरेंस लेवल। तो P1 प्लस हाफ रो v स्क्वायर अब माइनस रो जी एच। क्यों माइनस, रेफरेंस लेवल से h नीचे है, ये माइनस रो जी एच इज इक्वल टू फाइनल। यहां पे आ जाइए, प्रेशर P2 जो है वो तो P0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, पाइप के जस्ट बाहर चलेगा, जस्ट बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P0 प्लस हाफ रो v डैश स्क्वायर प्लस रो जी एच डैश। बोलिए हाइट क्या है, h डैश हाइट है, सही है। P1 कितना होगा, प्रेशर यहां का, तो P0 प्लस रो जी एच। P1 को लिखेंगे P0 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर माइनस रो जी एच, सब कट जा रहा है, देख रहे हो। माने इस हाइट को नहीं भी देते तो हमारा काम चल जाता। P0 प्लस हाफ रो वी डैश स्क्वायर अब प्लस रो जी एच डैश। P0 से P0 गया, रो जी एच से रो जी एच गया, रो से रो सब कट गया। तो अब देखो 2gh डैश, 2g या h, 2gh डैश कितना आया, 2gh डैश बराबर v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, इन आया। इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इधर से इधर लिख रहे हैं। अब मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, ये सुन लीजिए। सपोज करो यहां पर इसका वेलोसिटी v डैश है, ये कुछ इस हाइट तक जाएगा और यहां जाके रुक जाएगा, ये h मैक्स इसका हो गया। बोलो, तो h मैक्स बराबर कितना होता है मालूम है, v डैश स्क्वायर बाई 2g। अब v डैश का वैल्यू रख दो, तो v डैश कितना हो गया है, v डैश स्क्वायर का मतलब हो गया v स्क्वायर माइनस 2gh डैश बाई 2g, सही है ना। तो इसके बाद अगर हम इधर लिख दें,
इधर जगह है, इधर लिख दिए। तो कितना गया एच मैक्स बराबर, एच मैक्स बराबर वी स्क्वायर बाई 2g माइनस एच डैश, यार एच डैश बार बार माइनस एच डैश, बोलो जी। हमको हाइट कहां से पूछा है, यहां से नहीं पूछा है, वाटर सरफेस से हाइट पूछा है। तो वाटर सरफेस से अगर कुल हाइट h है तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा h डैश प्लस h मैक्स, और ये h डैश को इधर लाइएगा तो इसी के ना बराबर हो गया, यानी कितना आया ये v स्क्वायर बाई 2g। तो केवल वेलोसिटी अगर यहां पे मालूम है, केवल वेलोसिटी पता है तो काम हो जाएगा। ये कितना अंदर डिप किए हैं या वाटर लेवल से ऊपर कितना जाएगा ये अपने आप निकल जाएगा। अंदर में कितना डिप किए से कोई मतलब कट जा रहा है टर्म, लिखो। तो ये सवाल सैंपल क्वेश्चन है इस बात को समझने के लिए कि बर्नौली थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। कभी आप रिवाइज करिए बर्नौली थ्योरम, ये सवाल बना के देखिए, पता चलेगा कैसे लगा रहे हैं बर्नौली थ्योरम। ये जेई का पूछा हुआ सवाल है और इरोडो में भी ये सवाल है, समझ गया ना। उसमें कुछ इसीलिए मंगवा रहे थे तब कैसे कैसे लिखोगे, ये है फिर ये लिख दिए हैं फिर इधर लिख दिए हैं। अब हेडिंग दीजिए वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। मिटा रहा है इसको, velocity of efflux। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भर दिए h हाइट तक मान लो, h हाइट तक पानी भर के यहां पे होल कर दिए, माने जहां होल किए हैं वहां से h हाइट तक पानी भरे। नीचे क्या किए, यहां पर एक होल कर दिए, ऐसा होल, इतना वैसे बाहर निकालो मत, ऐसा एक होल किया हुआ है यहां पर, सही है। तो इससे फ्लूइड बाहर आएगा। तो जिस वेलोसिटी से फ्लूइड इजेक्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है या फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें अगर एक छोटा सा होल कर देंगे तो उस होल से जो इजेक्ट हो रहा है फ्लूइड, उसका जो इजेक्शन वेलोसिटी है उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से जो फ्लूइड निकला उसका वेलोसिटी है v, तो v हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। कैसे निकालेंगे इसको, एक लाइन लिख लीजिए पहले, the velocity with which the velocity with which fluid eject out from a small hole, eject out from a small hole is called velocity of efflux, is called velocity of efflux। ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, ये हाइट h है यहां पर,
माने होल से h हाइट तक वाटर है। h क्या है? लेवल ऑफ फ्लूइड एबव द होल, एबव द होल। h को लेवल से अच्छा है ये कहोगे ना। h क्या है? h है हाइट ऑफ लेवल ऑफ फ्लूइड एबव द होल। ठीक है। अब ये फ्लूइड का वेलोसिटी निकालने के लिए हमको यहां और यहां पर या यहां और यहां पर बर्नौली थ्योरम लगाना पड़ेगा, माने अंदर में और बाहर में, क्योंकि जो फ्लूइड इजेक्ट हो गया वो जस्ट बाहर चला गया। तो जस्ट बाहर और जस्ट अंदर के बीच में क्या लगा रहे हैं? बर्नौली थ्योरम। कोई यहां और यहां के बीच भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में लगाइए। लेकिन एक पॉइंट चूंकि यहां का वेलोसिटी निकालना है तो जस्ट बाहर में तो लगाएंगे ना, एक पॉइंट होना चाहिए होल के जस्ट बाहर, तो लगाएंगे, लिखेंगे यहां पर अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम Bernoulli's theorem between points just inside and outside the hole and outside the hole, just inside and outside the hole, अंदर में और ठीक बाहर में। क्या हो जाएगा? तो वही बात करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। एक लेवल पे लिया ना दोनों पॉइंट को। अरे भाई एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, दोनों एक लेवल पे है। बोलो ये 1 है ये 2 है, ऐसा मान लेते हैं पॉइंट को। क्या? तो P1 तो P0 प्लस रो GH है, काहे? यहां का प्रेशर P0 प्लस रो GH और यहां का वेलोसिटी क्या? 0 का है। ये थोड़ी ना चल रहा है, अंदर वाला तो रुका हुआ है। P2 कितना? जस्ट बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर हो गया P0। अब प्लस यहां पर वेलोसिटी हाफ रो V स्क्वायर, P0 कट गया और इधर लिख दें तो V स्क्वायर बराबर 2GH, यानी V बराबर √2GH। ये तो वही बात हुआ कि किसी बॉल को गिराएंगे यहां से और h हाइट गिरने के बाद उसका वेलोसिटी √2GH, वही वेलोसिटी फ्लक्स का भी है। मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स सेम है एक बॉल के वेलोसिटी को के जो इसको h हाइट से गिराया गया, ये भी ये ऐसे गिर रहा है और एक बॉल को अंडर ग्रेविटी गिराएंगे तो h हाइट गिरने के बाद जो वेलोसिटी होगा वही इसका वेलोसिटी है। सही है ना? √2GH याद रहेगा आसानी से, लिखिए। अब इस पर 100 सवाल बन सकता है कि इसको आधा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहां से पानी निकल रहा, फ्लो हो रहा है तो इसका रेंज क्या है ना? मैक्सिमम रेंज कब होगा? क्या? इस तरह का कई एक क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर। नोट करके नीचे देखो, नोट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स at a depth h, is same as the velocity of ball, after fallen by height h
by h, height h, fallen by height h from rest, from rest, यानी रेस्ट से h हाइट से फॉल होने के बाद जो बॉल का स्पीड होगा वही स्पीड h डेप्थ पर होल अगर है तो वहां से वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का है। खैर, अब इसी में हमारा सवाल यही है कि रेंज क्या है। जैसे सपोज करिए कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक होल कर दिए और यहां से ऐसे पानी गिर रहा है। यही ना है? अरे बोलो ना। इस हाइट को हम h मान लेते हैं, इस हाइट को मान रहे हैं स्मॉल h हाइट पे कर दिए होल, और इसमें पूरा एकदम कंप्लीटली पानी भरा हुआ है। जिस कंटेनर में वाटर ही मान लेते हैं, h हाइट तक वाटर भरा हुआ, कितना टोटल हाइट है वाटर का h। पहला क्या निकालना है, एक में चाहे हेडिंग दो ना, सवाल मत करो, इसको लिखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल range of projectile of water jet ejected from hole, है ना, ejected from hole। तो क्या करेंगे, रेंज निकालना है तो ये निकालना है, ये देखो जी, सॉरी ये रेंज निकालना है, इसी को रेंज बोलते हैं ना। और ये हाइट कितना है, ये वाला हाइट h माइनस h, ठीक है। यहां से वेलोसिटी निकला v बराबर अंडर रूट 2gh, v बराबर अंडर रूट, तो r कितना आ गया, r बराबर आ गया अंडर रूट 2gh इंटू टी, ये ना, ये हॉरिजॉन्टल में ये वेलोसिटी इसका हुआ यहां से यहां तक जाने का, और टाइम निकालने के लिए यहां से यहां गया, दूरी कितना चला, ऑल्सो h माइनस h बराबर हाफ GT स्क्वायर। बोलो जी, h माइनस h हाइट आया, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में 0 है, तो h माइनस h बराबर हाफ GT स्क्वायर, तो t कितना आ गया, 2h माइनस h बाई जी का अंडर रूट। तो रेंज आ गया 2g h इंटू 2h माइनस h बाई जी से g कट गया, सॉरी जी से g ने कटा, टू जी एच था, g से g कट गया, कितना आया रेंज बराबर 2 इंटू h इंटू h माइनस h इंटू h माइनस h का मतलब क्या, ये h और ये h, सॉरी ये h और ये h का प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको और उल्टा कर देंगे तो, नहीं समझे, इधर हो जाए h माइनस h, इधर हो जाए h, तो क्या होगा, तो भी सेम ही रहेगा। कैसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं कि दो एंगल के लिए रेंज सेम होता है, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो,
यानी जितना रेंज थीटा पे उतना ही रेंज 90 माइनस थीटा पे। तो वही बात यहां भी बोलेंगे, जितना रेंज एच पे उतना ही रेंज एच माइनस एच पे, जहां कैपिटल एच क्या है, टोटल हाइट है वाटर का इनसाइड कंटेनर। सही है, नोट करिए।